नमस्कार दोस्तों, welcome back to Civil Circus. Till now we have discussed international relations. Now we are going to cover summits and organizations. Let us start. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 14 पार्टनर्स आर देयर एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, इसके 4 पिलर्स हैं। इंडिया ने 3 पिलर ज्वाइन किए हुए हैं। एक्सेप्ट ट्रेड का जो पिलर है उसको छोड़ के इंडिया ने बाकी 3 पिलर ज्वाइन किए हुए हैं। इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2021 में इट वाज लॉन्च्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ बाइडेन, यूएस प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द ईस्ट एशिया समिट के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर कौन कौन से हैं? टेस्ट, TEST। ठीक है, तो टेस्ट में क्या आता है? ट्रेड, E इज एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन, S इज सप्लाई चेन एंड T इज टैक्स एंड करप्शन, तो 4 पिलर कौन कौन से हो गए? IPF के 4 पिलर हैं। ट्रेड, एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन, S इज सप्लाई चेन एंड T इज टैक्स एंड करप्शन। तो इंडिया हैज ज्वाइंड दीज 3 पिलर। इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड ट्रेड का जो पिलर है वो हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमको मार्केट असेस कम मिली हुई है। तो इंडिया बोल रहा है कि आप लोग हमें क्या है, मार्केट असेस दो, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। कौन कौन से 14 कंट्रीज हैं इसके जो पार्ट हैं? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के पार्ट कौन कौन से हैं कंट्रीज? इसको जूम करके देख लेते हैं। इधर साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, न्यूजीलैंड, यूएस। ये सारे क्या है इसके? 13 इकोनॉमी एंड चाइना, ये इसके पार्ट है। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विल नॉट इंक्लूड मार्केट असेस कमिटमेंट नहीं है, जैसे कि IPF में मार्केट असेस कमिटमेंट नहीं है, जैसे कि ट्रेड बैरियर को कम करना है। ठीक है, इट इज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। इट वाज लॉन्च्ड, फॉर्मली लॉन्च किया गया था मई 2023 में। एम्स टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक एंगेजमेंट अमंग द मेंबर्स थ्रू एडवांस ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसके 4 पिलर हमने देख लिए। ठीक है, ट्रेड, सप्लाई चेन, डिकार्बोनाइजेशन एंड क्लीन एनर्जी एंड टैक्स एंड करप्शन। ठीक है, एंड कंट्री जब एक पिलर साइन करता है तो उसको क्या है, इसके अंदर वाला एक पिलर के अंदर सारा साइन करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सारे पिलर साइन करें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट a country has to sign all the pillar. ठीक है, इंडिया has signed 3 पिलर। तो ये हमारा IPF कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी 18th मीटिंग हुई थी। कहां पे हुई थी? 18th मीटिंग इसकी न्यूयॉर्क में हुई थी, 18th सेशन। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश किया गया था। ये फोरम है जो एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। किसके द्वारा? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय UN इकोसोक के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा इसको बनाया गया है 2000 में। तो UN इकोसोक क्या है? UN इकोसोक इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, उसी के अंडर में इसको बनाया गया है।
कब बनाया गया? 2000 में, ठीक है। 18वीं मीटिंग कहां पे होती है? 18th सेशन होता है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इट इज ए हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। इसके यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, सबके सब इसके मेंबर हैं, तो इसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप है, ठीक है। तो ये कोलैबोरेट करता है विद यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसी। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट इज कोलैबोरेटिंग विद द इंटरनेशनल प्रोसेस लाइक यूएनसीपीसी, like CBD, Convention on Biological Diversity, UNFCCC and SDGs, एंड ये 2 ईयर साइकिल के द्वारा ऑपरेट होता है जिसको बोला जाता है मल्टी ईयर प्रोग्राम ऑफ वर्क। इसका जो प्रोग्राम ऑफ वर्क होता है वो 2 साल का होता है और जिसको क्या बोला जाता है? मल्टी ईयर प्रोग्राम ऑफ वर्क। तो ये पूछा जा सकता है कि माई POW या फिर मल्टी ईयर प्रोग्राम ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना होगा इट इज रिलेटेड विद यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या है? यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट भी बनाया हुआ है जो बनाया गया था 2017 से 2030 के लिए एप्लीकेबल होगा। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2017 टू 2030, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल अडॉप्ट किए गए हैं। तो यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 टू 2030 इट हैज 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल एंड 26 एसोसिएटेड टारगेट्स। तो कितने फॉरेस्ट गोल हैं? 6 फॉरेस्ट गोल हैं और 26 टारगेट्स हैं, 26 टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है 2030 तक अंडर यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030, ठीक है। व्हाट आर दीज गोल्स? देयर आर 6 गोल्स हैं। कौन कौन से गोल है? 6 फॉरेस्ट गोल कौन कौन से? रिवर्स करना है हमें, जो लॉस और फॉरेस्ट कवर हो रहा है उसको रिवर्स करना है, ठीक है। दूसरा है एनहांस करना है हमें फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट बेनिफिट है जो कि सर्विसेज मिल रही है, इकोलॉजिकल सर्विसेज मिल रही है फॉरेस्ट से, उसको हमें क्या है? इनहांस करना होगा बाय इंप्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल। थर्ड इज इंक्रीज द सिग्निफिकेंट एरिया, एरिया इंक्रीज करना है फॉरेस्ट का। फोर्थ इज मोबिलाइज करना है, मोबिलाइज क्या करेंगे हम? रिसोर्सेज का मोबिलाइज करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ताकि हम बेटर कंजर्व कर सके फॉरेस्ट को। पांचवा है प्रमोट करना है, गवर्नेंस को प्रमोट करना है, फॉरेस्ट रिलेटेड गवर्नेंस को, ठीक है, ताकि हम यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो 2030 का टारगेट है उसको अचीव कर पाए। एंड एनहांस द कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पीपल, ठीक है, एट ऑल द लेवल्स अमॉन्ग द ऑल द कंट्रीज, ठीक है। और एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या है? कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको बढ़ाना है। तो इसके 6 गोल हो गए। 6 गोल का आप कैसे याद रखोगे? इसको याद रख सकते हैं प्राइम्स, PRIME, प्राइम सी, प्राइम्स, प्राइम। P से प्रमोट करना है, P से प्रमोट, देन E से क्या हो जाएगा? E से एनहांस कोऑपरेशन, R से एनहांस करना है, ठीक है, M से मोबिलाइज करना है, I से इंक्रीज करना है, ठीक है, PRIME, E से इनहांस हो जाएगा, C से कॉपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम सी, दीज आर द 6 फॉरेस्ट गोल्स, ठीक है। एंड मल्टी ईयर प्रोग्राम ऑफ वर्क हमने देख लिया है, 2 साल का 2 ईयर साइकिल का होता है। किसका होता है? यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर यूएन इकोसोक। इकोसोक कब बनी थी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। देयर आर 54 मेंबर्स कंट्रीज इन द यूएन इकोसोक में कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर्स हैं, विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। तो इसके जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो इनका जो टर्म होता है कितना है? 3 ईयर। 10 ईयर कितना है? 3 ईयर। तो देयर आर 54 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। देयर आर 54 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। एंड दीज जो इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेंबर्स का, इट इज बेस्ड अपॉन ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे होता है। फॉर एग्जांपल 14 कंट्रीज हैं, 14 इसमें से 54 में से 14 आर अफ्रीकन स्टेट, 18 सीट्स दी गई है इसको एशियन स्टेट्स को दी गई है, 6 है वो ईस्टर्न यूरोप को दी गई है, और 10 है वो लैटिन अमेरिकन को दी गई है, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन को दी गई है, और 13 है वो वेस्टर्न यूरोप को दी गई है। तो सबसे ज्यादा कितनी है? 14 दी गई है एशियन अफ्रीकन को, 14 विद
अफ्रीकन स्टेट्स को दी गई है। इसका मैंडेट क्या है? यूएन इकोसोक का, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मैंडेट क्या है? इट इज ए सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर फोस्टरिंग डिबेट इन इनोवेटिव थिंकिंग, forging consensus on the way forward and coordinating effort to achieve the internationally agreed goal को अचीव करना है। ठीक है, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलो ऑफ द मेजर यूएन कॉन्फ्रेंस एंड समिट भी करवाता है। इसी के अंडर में क्या है? यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट बनाया गया था 2000 में। ठीक है, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2 रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसका नाम क्या है? ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 27, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027 एंड स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई थी। इसके अलावा WMO हैज एस्टेब्लिश्ड न्यू ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग नेटवर्क भी बनाया है। इसके अंडर में ग्रीन हाउस गैस वॉच बनाया गया है। तो ग्रीन हाउस गैस वॉच है, आपको बताना है किसका इनिशिएटिव है। ग्रीन हाउस गैस वॉच इज इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रीन हाउस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, ठीक है, G3W भी दिया जा सकता है, सीधा का सीधा दिया आ सकता है कि G3W इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, देन इट इज रिलेटेड विद द WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ठीक है, तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, तो इसमें क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका क्या है, एस्टिमेट करना है, मेजर करना है। उसके लिए क्या है, 2 तरह से मेजर हो सकते हैं, एक तो अर्थ पे मेजर होगा, दूसरा स्पेस पे जो एस्टिमेट किया जाता है उपग्रह से, ठीक है, सैटेलाइट से। तो उनको सबको क्या है, सारी एजेंसी को एक साथ लाने का प्लेटफॉर्म इसमें प्रोवाइड किया गया है। इट एम टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज टॉप टू डाउन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम स्पेस से देख रहे हैं तो उसको कितना एस्टिमेट कर रहे हैं, टू सपोर्ट द प्रोविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अदर स्टेक होल्डर, उसको सबको सपोर्ट करेगा, ये डेटा प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल IPCC को डेटा प्रोवाइड कर सकता है। इट विल ब्रिंग ऑल द स्पेस बेस्ड एंड सरफेस बेस्ड ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम है, उनको साथ में लाएगा, एज वेल एज मॉडलिंग एंड डेटा एसिमुलेशन कैपेबिलिटीज अंडर वन रूफ। तो जिससे के कारण क्या है, डेटा को एनालाइज करके बेटर पॉलिसी बनाई जा सके। ये प्रोवाइड करेगा मंथली ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस है, उनका मंथली एस्टिमेट देगा विद इन एरिया ऑफ 100 बाई 100 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के एरिया में। ठीक है, तो ये 100 बाई 100 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के एरिया में ग्लोबल एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा रिलेटेड विद द ग्रीन हाउस गैसेस। तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो WMO से पहले क्या था, WMO से पहले था इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था, विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1873 बाय द वियना कांग्रेस। ठीक है, तो वियना इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी 1873 में, उसके द्वारा इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम बाद में बदल के वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो इसमें करंटली 193 कंट्रीज आर मेंबर्स हैं इसके, यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन। तो ये थर्ड फोरम फिपिक समिट हुआ था, तीसरा जो फिपिक समिट हुआ था वो PM मोदी जी गए थे पपुआ न्यू गिनी पे, तब वहां पे ये होस्ट किया गया था, थर्ड फिपिक इंडिया समिट। ठीक है, फिपिक क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, जिसमें से 14 आइलैंड के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन इज ए मल्टीनेशनल ग्रुपिंग ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड नेशन के बीच में कोऑपरेशन का एक ये प्लेटफॉर्म है। तो दीज 14 जो आइलैंड्स है पैसिफिक में जिसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कुक आइलैंड, फिजी, किरिबिती आइलैंड, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नोरू, नियू, सोलोमन आइलैंड, समोआ, सोलोमन, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा, वालू एंड वानाटाऊ। तो दीज आर दी 14 आइलैंड्स। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिए, एक दो बार मैप में भी देख लीजिएगा। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2014 में। ठीक है, 2014 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था पहली बार। तो अभी कौन सा समिट हुआ है, थर्ड हुआ है। ठीक है, कहां पे हुआ है, फिजी, पपुआ न्यू गिनी में हुआ था।
ठीक है, थर्ड समिट इज पपुआ न्यू गिनिया में। एंड फिपिक इनिशिएटिव मार्क ए सीरियस एफर्ट टू इंडियाज एंगेजमेंट इन द पैसिफिक रीजन को, ये हमारी जो है कैपेबिलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट इज पैसिफिक आइलैंड नेशन, सही, तो इसमें ये यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है यही क्या है, इसी में सारे जो फिपिक नेशन है वो लोकेटेड है। तो पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो तीन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसमें लोकेटेड है। तीन आइलैंड कौन कौन से है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया। ठीक है, तो माइक्रोनेशिया यहाँ पे है, तो इट इज लोकेटेड एट फिलीपींस है, ये यहाँ पे फिलीपींस है। तो फिलीपींस के ईस्ट में क्या है, माइक्रोनेशिया है। तो माइक्रोनेशिया लाइज इन ईस्ट ऑफ फिलीपींस एंड इक्वेटर यहां से पास होता है, इक्वेटर। तो माइक्रोनेशिया है वो इक्वेटर के नॉर्थ में लाई करता है और फिलीपींस के ईस्ट में लाई करता है। दूसरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो न्यूजीलैंड से इंक्लूड करते हुए, न्यू गिनिया से इंक्लूड करते हुए एक आर्क शेप बनाता है ये। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और ईस्ट में क्या है, एक आर्क शेप बनाई गई है। ये जो आर्क शेप है वो क्या है, मेलानेशिया है। ठीक है, ऊपर वाला माइक्रोनेशिया है, माइक्रोनेशिया के नीचे क्या है, मेलानेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इन तीनों के ईस्ट में क्या लाई करता है, पोलिनेशिया इज ए ट्रायंगल शेप आइलैंड। तो पोलिनेशिया क्या है, एक ट्रायंगल शेप आइलैंड है। तो जिसके तीन कोने हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हैं पोलिनेशिया के तीन कोने। ये देखो, ये पोलिनेशिया है वो ट्रायंगल शेप में है। तो इसके एक कोने पे, नॉर्दर्न कोने पे लाई करता है हवाई आइलैंड है, वो नॉर्दर्न कोने पे है हवाई। और न्यूजीलैंड है वो लोकेटेड है ईस्टर्न कह लो, वेस्टर्न एंड साउथर्न, साउथ वेस्ट कोने पे क्या है, साउथ वेस्ट कोने पे न्यूजीलैंड है। और ईस्टर आइलैंड है वो लोकेटेड है, ईस्टर इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड में इसका लोकेटेड है ईस्टर आइलैंड। तो इसके तीन कोने हो गए, एक साइड ईस्टर्न आइलैंड, नॉर्थ में कौन सा है, हवाई आइलैंड, एंड न्यूजीलैंड साउथ वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो पोलिनेशिया के ये तीन कोने हैं। पोलिनेशिया के अंदर ही क्या लाई करता है, कुक आइलैंड लाई करता है। ठीक है, तो ये आपको अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता होना चाहिए। तो माइक्रोनेशिया है वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो माइक्रोनेशिया इज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, एंड जो मेलानेशिया है वो साउथ ऑफ इक्वेटर लाई करता है। ठीक है, माइक्रोनेशिया लाइज ईस्ट ऑफ व्हाट, फिलीपींस, एंड जो मेलानेशिया है इट लाइज नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंड ये तीनों क्या है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा पैसिफिक आइलैंड नेशंस। नेक्स्ट इज क्वाड समिट 2023। तो क्वाड समिट हुआ था 2023 में, दिस वाज थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट था। ठीक है, एंड वहां पे क्वाड जॉइंट विजन स्टेटमेंट रिलीज होता है जिसकी टाइटल था एंड्योरिंग पार्टनर्स फॉर इंडो पैसिफिक। तो ज्वाइंट विजन जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया था जिसका टाइटल क्या था, एंड्योरिंग पार्टनर्स फॉर इंडो पैसिफिक। एंड यहीं पे द क्वाड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोऑपरेशन नेटवर्क बनाने के बारे में बात हुई थी। क्वाड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कोऑपरेशन नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा क्वाड प्रिंसिपल ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड वर रिलीज्ड। तो क्वाड समिट 2023 में दो बातें हुई। पहले क्या, क्वाड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कोऑपरेशन नेटवर्क बनाया जाएगा। दूसरा, क्वाड प्रिंसिपल ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उस पे स्टैंडर्ड्स हैं, उनको रिलीज किया गया। ठीक है, तो इंडिया 2024 में जो क्वाड समिट होगा उसको होस्ट करेंगे। क्वाड में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है, जापान है, 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, एंड यहां पे अभी एक नई जो पुरानी पार्टनरशिप थी क्वाड, जो पुरानी थी क्वाड कोविड-19 वैक्सीन पे पार्टनरशिप थी, उसको बदल के नाम क्या कर दिया गया, क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर दिया गया है। तो इसको वैक्सीन कोविड से बढ़ा के इसका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है टुवर्ड्स हेल्थ। तो क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप यहां पे लॉन्च हो गई है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे प्रोग्रेस नोट की गई थी, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, उसको लॉन्च किया गया था पहले, उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है उसको भी यहां पे देखा गया था। तो इसके अंदर क्वाड के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव आते हैं, क्वाड के अंदर क्वाड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, देन क्वाड प्रिंसिपल ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड वर रिलीज्ड। इसके अलावा क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज देयर, देन
क्वाड से रिलेटेड क्या है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एंड इट वाज फॉर कर्बिंग द इलिसिट एक्टिविटीज, इलीगल फिशिंग, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स वगैरह से रिलेटेड थी। इसके अलावा एक यहाँ पे क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क बनाया गया है, क्वीन। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्वीन बनाया गया है, QUIN, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क। क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क है, इट विल बी लेड बाय प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इसको लेड किया जाएगा, एंड इट एम्स टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क है, इन्वेस्टर्स, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स साथ आएंगे जो कि इन्वेस्ट करेंगे किसमें, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी लाइक क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्वांटम है, इनमें सब में ये इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है I2U2, ठीक है। तो ये क्वीन किसके रिलेटेड थी, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क भी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड थी क्वाड से, ठीक है, क्वीन। नेक्स्ट इज I2U2। तो I2U2 यूएस के सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे एंथनी बिल्कन, इन्होंने नाम दिया था इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस आते हैं। कौन कौन से कंट्री पार्ट है इसके I2U2 के, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, ठीक है। एंड इसको बोला जाता है न्यू क्वाड भी कहा जाता है और मिडिल ईस्ट की क्वाड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, फर्स्ट इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसको न्यू क्वाड और मिडिल ईस्ट क्वाड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज G7 का समिट हुआ था जापान में अभी रिसेंटली, तो वहां से जापान के हिरोशिमा में हुआ था, तो वहां पे जो डिक्लेरेशन आई थी वो हिरोशिमा डिक्लेरेशन थी, और इसको G7 हिरोशिमा समिट भी कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हिरोशिमा विजन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखना है कि जो हिरोशिमा विजन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है वो किससे रिलेटेड है, वो G7 से रिलेटेड है। G7 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, G7 इंक्लूड कनाडा, USA, UK, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन को भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो 7 कंट्री है इसमें। 7 कंट्री कौन कौन से हैं, कनाडा, EU, USA 3 एंड जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड जापान, ये 4 हो गए नीचे वाले 4, ठीक है, EU नहीं है इसमें। तो 7 कंट्रीज हैं वो G7 का पार्ट है। तो दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। एंड पहले रशिया हुआ करता था, उसको भगा दिया गया है, ठीक है। तो जूस GF इसके याद रखने हैं, तो ट्रिक क्या है, जूस, JUIC, जूस एंड GF। मेंबर्स कंट्री आपको पता होना चाहिए G7 के कौन कौन से हैं। इसका 49th समिट हुआ था, किसका, G7 का, जापान में। यहां पे एंडोर्स किया था इन्होंने किसको, G20 का एफर्ट है। G20 क्या है, एक कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट बना रहा है। तो याद रखना है, कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड है, G20 से रिलेटेड है, जो कि बियॉन्ड होगा, जो रिप्लेस करेगा इसको, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। तो ये भी G20 का है, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है, उसको ये रिप्लेस करेगा। क्या रिप्लेस करेगा, कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट। ये याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको, कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट इज रिलेटेड विद G20 से रिलेटेड है, G20 से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा रहे हैं ऐसे इनिशिएटिव कौन सा किससे रिलेटेड है। ये रिप्लेस कर देगा डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, ठीक है। ये भी क्या है, G20 का है। तो डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव मींस द बायलैटरल जो ऑफिशियल क्रेडिटर थे ड्यूरिंग ए लिमिटेड पीरियड सस्पेंड कर देते हैं डेब्ट सर्विस पेमेंट फ्रॉम द पुअरेस्ट कंट्रीज दैट रिक्वेस्ट द सस्पेंशन। तो यानी कि जो लोन देने वाले कंट्री हैं वो कुछ टाइम के लिए लोन या फिर जो किस्त है वगैरह वगैरह नहीं लेंगे, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव बोला जाता है इसको। यदि कुछ क्लैमिटी आ जाती है या फिर किसी कारणवश उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, G20 से रिलेटेड है, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। इसको रिप्लेस करेगा कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट। एंड G7 में ये G7 आल्सो वेलकम द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइमेट रेजिलिएंट डेब्ट क्लॉजेस। तो G7 हैज आल्सो वेलकम द क्लाइमेट रेजिलिएंट डेब्ट क्लॉजेस। तो ये क्या होते हैं, टू एनहांस द सेफ्टी नेट, दीज आर टू एनहांस द सेफ्टी नेट फॉर द बोरोवर्स फेसिंग द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो वो बोरोवर्स जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जिन पे पड़ेगा उनके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट डेब्ट क्लॉजेस के बारे में बात हो रही है। तो उसको भी क्या है, G7 ने एंडोर्स किया है।
नेक्स्ट इज अरब लीग। तो अरब लीग में ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सीरिया को रीएडमिट कर लिया गया है अरब लीग में। सीरिया हैज बीन रीएडमिटेड। तो सीरिया को रीएडमिट कर लिया गया है, ठीक है। तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अरब लीग एंड वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज आते हैं जो कि अरेबियन लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें कौन से कंट्रीज आते हैं जो कि अरेबियन लैंग्वेज बोलते हैं, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज। 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका कायरो, इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है। 22 मेंबर्स आर प्रेजेंटली इंक्लूडिंग इजिप्ट भी इसका मेंबर है, इराक भी है, जॉर्डन भी है, लेबनान भी है, सऊदी अरेबिया भी है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी है, ठीक है। तो कितने मेंबर हैं? 22 मेंबर्स है अरब लीग में। अफ्रीका के भी मेंबर हैं और एशिया के भी मेंबर हैं इसमें, ठीक है। इंडिया को यहां पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है अरब लीग में। नेक्स्ट इज 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये बांग्लादेश में हुई थी। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया फाउंडेशन अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बांग्लादेश की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री थी एंड राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है उसके द्वारा मिलकर बांग्लादेश के ढाका में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 6th इंडियन ओशन रीजनल कॉन्फ्रेंस। इसकी थीम थी पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फॉर फ्यूचर। पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। वो क्या होती है? दीज आर बेसिकली जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर डिस्कशन होते हैं अबाउट द इंडियन ओशन रीजन्स, ठीक है। दिस कॉन्फ्रेंस ब्रिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर, स्कॉलर्स, बिजनेस लीडर एंड सिविल सोसाइटी टू डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, ट्रेड, कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था सिंगापुर में 2016 में एंड 5th एडिशन वाज ऑर्गेनाइज इन 2021। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडिया फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द रीजन। नेक्स्ट इज बिजनेस क्लाइमेट रैंकिंग। तो वर्ल्ड बैंक पहले रिलीज करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। उसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी आती थी, तो वो किसी कारण से उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। डेटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो अब वर्ल्ड बैंक है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को किससे रिप्लेस करने जा रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट थी, उसको वर्ल्ड बैंक रिप्लेस करने जा रहा है बिजनेस रेडी रिपोर्ट आएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की इससे रिलेटेड है। बिजनेस रेडी रिपोर्ट इज रिलेटेड विद, या फिर बिजनेस रेडी रैंकिंग है, या फिर ये असेसमेंट मेथड है, वो किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिप्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल नेटवर्क फॉर WHO लॉन्च्ड ग्लोबल नेटवर्क टू डिटेक्ट द इन्फेक्टियस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए WHO ने क्या लॉन्च किया है? इंटरनेशनल पैथोजन। तो WHO हैज लॉन्च्ड इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा, टू डिटेक्ट द इन्फेक्टियस डिजीज को, ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क क्या है? इट इज बेसिकली ए ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ पैथोजन जीनोमिक एक्टर्स विच इज होस्टेड बाय, इसको होस्ट किया जाएगा किसके द्वारा? WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस है, इसको होस्ट करेगा। WHO का हब है एक पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस के लिए, वो इसको होस्ट करेगा। इसके अंदर जो पैथोजन से रिलेटेड है डेटा है, जीनोमेज है, वो उसको सारा इसमें कलेक्ट किया जाएगा। इट्स एम टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ पैथोजन जीनोमिक्स। तो पैथोजन जीनोमिक्स एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग, इसमें हम इंप्रूव कर पाए। तो पैथोजन है यानी कि किस तरह का वायरस है, किस तरह का वो उसका जीनोमे है, ठीक है। RNA वायरस है या DNA वायरस है, उसको इस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है उसमें इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। इट विल सपोर्ट द ऑनगोइंग डिजीज सर्विलेंस को सपोर्ट करेगा एंड विल हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड फुली कैरेक्टराइज द न्यू डिजीज थ्रेट को हम ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसी से क्या है हम स्टेप ले पाएंगे ताकि कोविड-19 एपिडेमिक्स फिर से न हो। इसके लिए एक कंट्री स्केल अप एक्सेलरेटर सिस्टम भी बनाया जाएगा टू एक्सेलरेट एंड एम्पलीफाई द एफर्ट ऑफ जो इसके जो मेंबर होंगे ISPN इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क के जो मेंबर होंगे उनके अंदर क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाएगा। तो एक कंट्री स्केल अप एक्सेलरेटर बनाया जाएगा टू एक्सेलरेट एंड एम्पलीफाई द एफर्ट ऑफ दीज मेंबर्स टू रैपिडली इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी फॉर पैथोजन जीनोमिक सर्विलेंस।
नेक्स्ट इज 76 सेशन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसके 76th मीटिंग हुई थी एंड ये जो बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो एनुअली मीट करती है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जो इंडिया का केग है गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, उनको इलेक्ट कर लिया गया था डब्ल्यूएचओ का ऑडिटर फॉर 2024 से 2027 के लिए ही वाज री इलेक्टेड। तो पहले थे 2019 से 2023 तक के लिए भी क्या है वो ऑडिटर थे डब्ल्यूएचओ के, और जो इंडिया के केग हैं वो द्वारा से 2024 से 2027 के बीच में एक्सटर्नल ऑडिटर होंगे डब्ल्यूएचओ के फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है। तो भारत के जो केग हैं वो बहुत सारी बॉडीज के एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ के हो गए, उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी एक्सटर्नल ऑडिटर हैं 2024 से 27 के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2020 से 2025 के लिए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए है 2022 से 27 के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन 2021 से 23 के लिए इसके भी क्या है एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। तो केग है जो हमारा दैट इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर है, यूएन का जो पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर है उसका मेंबर है, इसलिए उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपॉइंट किया जाता है एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल एजेंसी। ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एनएचआरसी से रिलेटेड है। तो ग्लोबल लेवल पे एक एजेंसी है ग्लोबल एजेंसी एफिलिएटेड टू यूनाइटेड नेशंस यूएन राइट बॉडी डेफर एनएचआरसी एक्रेडिटेशन। तो यूनाइटेड ये एक बॉडी है ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है जो कि एसोसिएटेड है विद यूनाइटेड नेशन के साथ एसोसिएटेड है। देयर इज ए यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के कंजर्वेशन के लिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर का ऑफिस है, उसी के अंडर में एक बॉडी है ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो उसमें क्या है ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट है, तो इस देखो नाम से देखो ग्लोबल अलायंस है, ये अलायंस किसकी है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग देशों के नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस है वो एक साथ आते हैं इसमें, ठीक है। फिर वो एक साथ आते हैं, फिर वो उसको पीयर रिव्यू करते हैं कि किस देश में कैसा अच्छा कितना ह्यूमन राइट्स है, कितना अच्छा ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। तो इसमें पीयर रिव्यू के द्वारा काम होता है, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का रिव्यू करता है। तो बेसिकली सारे मिलकर एक दूसरे का रिव्यू करते हैं और उसी आधार पे क्या है जिसमें अच्छा नहीं होता है ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस अच्छे और इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं सरकार से, तो उनको क्या है फिर एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाता है। तो भारत का जो एनएचआरसी है उसको दूसरी बार एक्रेडिटेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, उसको डेफर कर दिया गया है 1 साल के लिए, तो इसको एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाएगा। विदाउट दिस एक्रेडिटेशन जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड तो जीएनएचआर आई यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, इट इज एफिलिएटेड विद यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट से एसोसिएटेड है, और ये साथ लाती है विद नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, उसको साथ लाती है, ठीक है। एंड एक्रेडिटेशन देती है ये, इट्स एक्रेडिटेशन इज बेस्ड अपॉन पीयर रिव्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है, इन लाइन विद द पेरिस प्रिंसिपल। तो पेरिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद एनएचआरसी से रिलेटेड होते हैं, एंड तो इनको अडॉप्ट किया गया था पेरिस प्रिंसिपल, ठीक है। तो पेरिस प्रिंसिपल एम टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस प्लूरलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं ऑफ द ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो पेरिस प्रिंसिपल्स दे सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं दैट द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है मस्ट मीट फॉर द कंसिडरेबल क्रेडिबल। तो उनकी क्रेडिबिलिटी होने के लिए कुछ इसमें प्रिंसिपल दिए गए हैं, मिनिमम प्रिंसिपल बताए गए हैं, यदि वो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं तब उसको क्या है ये एक्रेडिटेशन मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है 6 पेरिस प्रिंसिपल हैं, देयर आर 6 पेरिस प्रिंसिपल दैट रिक्वायर ए कंट्री ह्यूमन राइट्स जो एजेंसी होती है इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड डिसीजन मेकिंग एंड मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर है, डिसीजन मेकिंग है, उसका अपॉइंटमेंट है, ये सारी से वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो क्या है वो गवर्नमेंट के एक्शन पे क्या है रिव्यू ले सकती है, वरना वो पपट बन जाएगी, ठीक है, केज पैरेट। तो ये जो पेरिस प्रिंसिपल थे कब अडॉप्ट किए गए थे 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे। तो पेरिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद एनएचआरसी से रिलेटेड होता है, ठीक है, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1993, ठीक है। कितने हैं 6 हैं, ठीक है। एंड ये जो है एनएचआरसी
नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस आर असेस्ड किए जाते हैं और इनको असेस किए जाते हैं कंप्लायंस विद दी पेरिस प्रिंसिपल से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, फिर उनको स्टेटस दिया जाता है, ए ग्रेड स्टेटस एंड बी ग्रेड स्टेटस। ए ग्रेड स्टेटस क्या होता है, इसमें जो फुल्ली कंप्लायंट होते हैं विद द पेरिस प्रिंसिपल, एंड बी ग्रेड स्टेटस में वो क्या होते हैं, पार्टली कंप्लायंट होते हैं, पार्टली कंप्लायंट, ठीक है, तब बी स्टेटस मिलेगा और फुल्ली कंप्लायंट होते हैं ए स्टेटस मिलता है। तो जो भारत का एनएचआरसी है उसको 1999 में पहली बार क्या है, 99 में पहली बार ए ग्रेड का स्टेटस दिया गया था, फुल्ली कंप्लायंट था एनएचआरसी। फिर उसके बाद में रिटेन किया था इसने जो 2006, 2011 एंड 2017 में, फिर इसको बाद में उसको डेफर कर दिया गया था, फिर उसको बाद में इसको दिया ही नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनेस्को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यूनेस्को से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड स्टेट इसको ज्वाइन कर लिया है द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ट्रंप ने बोला था कि वो इसे विड्रॉ कर लेगा, तो ट्रंप ने इसे विड्रॉ कर लिया था एंड अभी इसको द्वारा कर लेगा ज्वाइन यूएस। तो यूनेस्को इज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है। याद रखना है कि यूनेस्को है, यूनेस्को जो कि मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है। तो यूनेस्को के 193 कंट्रीज हैं। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एंड इसकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है जो इसको गवर्न करती है एंड एक इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होता है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यूनेस्को का स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो यूनेस्को की एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि साल में मीट्स एवरी 2 ईयर, 2 साल में एक बार मिलती है। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को मीट्स एवरी 2 ईयर, ठीक है, 2 साल में एक बार मिलती है। और ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस होती है यूनेस्को की, वो इलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका डे टू डे वर्क काम देखता है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इंप्लीमेंट करता है, जो डिसीजन है वो जनरल कॉन्फ्रेंस लेती है उसको इंप्लीमेंट करता है, और ये साल में 4 बार मिलता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एंड इसका एक सेक्रेटरीट होता है जिसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है, इसका एक डायरेक्टर जनरल भी होता है यूनेस्को का जो इसको हेड करता है सेक्रेटरीट को। इट प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, रीजनल हब होते हैं, यूनेस्को के रीजनल ऑफिसर्स होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, फील्ड ऑफिस। एंड इसके अलावा इसके अंडर में नेशनल कमीशन काम करते हैं, दैट एक्ट एज ए बिटवीन दी नेशनल कमीशंस एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द यूनेस्को एंड जो यूनेस्को लेवल की जो पॉलिसीज होती है उनको इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं कंट्री के लेवल पे नेशनल कमीशन। तो इसमें करंटली अभी कितने हैं, 100 एंड यूनेस्को के 95 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ पे है, पेरिस में है। तो याद रखना है कितने मेंबर है, 195, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एम क्या है इसका, टू प्रमोट पीस सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन से इसका एम है। एंड मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो भी किसका है, यूनेस्को का है। इसके अलावा एक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंचॉन डिक्लेरेशन साइन की जाती है, ठीक है। इंचॉन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद, यूनेस्को से रिलेटेड है टू इंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा यूनेस्को ने एजुकेशन 2030 एजेंडा भी लॉन्च किया था, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंचॉन डिक्लेरेशन साइन की गई थी। इंचॉन डिक्लेरेशन सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट। तो इंचॉन डिक्लेरेशन क्या है, इंचॉन डिक्लेरेशन इज ए ब्लूप्रिंट फॉर रियलाइजिंग द ग्लोबल एजुकेशन गोल। ग्लोबल एजुकेशन गोल हैं जिनको सेटअप किया गया था एजुकेशन 23 एजेंडा के अंदर, उसको रियलाइज करने का एक माध्यम है इंचॉन डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड इसके अलावा इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम है वो भी चलाती है यूनेस्को। इसके अलावा ग्लोबल जियो पार्क प्रोग्राम है वो भी यूनेस्को का है। एंड यूनेस्को का काम क्या है, कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करना है। इट आल्सो एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन दी कल्चर्स। तो बहुत सारे कल्चर के बीच में ब्रिज का भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एस्टेब्लिशिंग द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है वो भी यूनेस्को का द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, ठीक है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, यूनेस्को के द्वारा। कब, 2004 में। भारत के कौन कौन से शहर आते हैं इसमें, याद रखिए कौन कौन से शहर हैं भारत के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में यूनेस्को के, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है यूनेस्को के द्वारा, कौन कौन सी, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है वो यूनेस्को पब्लिश करता है, एजुकेशन मॉनिटरिंग, ठीक है, याद रखना है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन मॉनिटरिंग। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भी यूनेस्को की पब्लिश की जाती है, यूनेस्को के द्वारा है रिलीज की जाती है, ठीक है, पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड ट्रेड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड ट्रेड इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट वो भी यूनेस्को की रिपोर्ट है। एंड ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट, ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट वो भी क्या है, यूनेस्को की रिपोर्ट है। तो एजुकेशन है वो साइंस है, कल्चर है, तीनों पे काम करता है यूनेस्को, ठीक है। इंचॉन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एजुकेशन 2030 एजेंडा को अचीव करने के लिए।
एंड यूनेस्को की जो फंडिंग है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से होती है और ये एनजीओ वगैरह के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 23rd समिट हुआ था, ठीक है। इंडिया की 2023 वाला समिट हुआ था, वो भारत की अध्यक्षता में हुआ था। इट वाज इंडियाज चेयरमैनशिप, ठीक है। एंड इंडिया ने कहा किसे उज्बेकिस्तान से चेयरमैनशिप ली थी। एंड यहाँ पे तब क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुई थी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो वहां पे हमने बात की थी कि हम प्रमोट करेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर को प्रमोट करेंगे। और इसकी जो थीम रखी थी हमने वो सिक्योर रखी थी। पीएम मोदी जी ने 2018 में एससीओ का समिट होता है क्विंडिगो में, एससीओ समिट इन क्विंडिगो, वहां पे ये सिक्योर का एक्रोनिम दिया था। तो उसी के आधार पे हमने क्या है सिक्योर की थीम रख दी थी इस बार की, ठीक है। एससीओ समिट की थीम क्या है थी, सिक्योर। सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है, एस से सिक्योरिटी, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर थीम थी इसकी, ठीक है। याद रखना है श्योर, ये मेंस में आंसर राइटिंग में यूज किया जाता है सिक्योर, ठीक है। देन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यहां से लॉन्च हुई थी, ठीक है। एंड इसके अलावा इंडिया ने यहां पे एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर 2030 लॉन्च की गई थी। एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर 2030 लॉन्च की गई थी, तो जो कि भारत ने साइन नहीं की थी, ठीक है। भारत एकलौता देश था एससीओ का जिसने ये एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर 2030 साइन नहीं की थी, क्योंकि भारत जान गया था कि ये चाइना का एविल प्लान है। तो चाइना इसके द्वारा डोमिनेट करना चाहता है बाय दी एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर 2030। तो टेररिज्म पे क्या है, टेररिज्म पे भी यहां पे समरकंद डिक्लेरेशन के जो रिगार्डिंग है स्टेटमेंट है उसको रीट्रेट किया गया था। तो जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आई थी उसके अलावा थीम क्या थी, सिक्योर थीम थी, और इंडिया ने साइन नहीं किया था एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर 2030, ठीक है। ईरान को एडमिट कर लिया गया है एससीओ में, इसके अलावा ईरान को एडमिट कर लिया है। तो एससीओ में कितने मेंबर हो गए, 9 कंट्रीज मेंबर है, ठीक है। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एससीओ क्या है, एससीओ इज बेसिकली परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में संघाई में, चाइना में, ठीक है। इनिशियली इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे कौन कौन से थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान थे। 2001 में फिर इसको बढ़ाया जाता है, संघाई 5 उज्बेकिस्तान को इंडेक्ट कर लिया जाता है 2001 में, ठीक है। फिर इसको बोला जाता है संघाई स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। तो करंटली ये 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अकाउंट करता है, 22% ऑफ वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है और 20% ऑफ जीडीपी है वो एससीओ अकाउंट करता है। तो लगभग 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन एससीओ कंट्रीज। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी एससीओ की, चाइनीज एंड रशियन है, चाइनीज एंड रशियन आर ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड इसका सेक्रेटरीट कहां पे है, बीजिंग में सेक्रेटरीट है। तो ये बेसिकली क्या है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी पे भी काम करता है ये। एंड इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में देखो तो इसमें एक हेड ऑफ स्टेट होती है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होती है जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि साल में एक बार मिलती है, हेड ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल, ठीक है। दूसरी इसका काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द सेकंड हाईएस्ट काउंसिल होती है इसकी। एंड थर्ड इज इसके अंदर क्या होता है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर होती है। एंड फोर्थ इज रेट्स होता है, इसका एक मैकेनिज्म है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है रेट्स, तो सिक्योरिटी थ्रेट से डिटेक्ट करने के लिए। रेट्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, रेट्स का हेडक्वार्टर है ताशकंद में, ठीक है। कहां पे, ताशकंद में। तो रेट्स की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में। तो इट इज टू कम्बैट द टेररिज्म, ठीक है, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये तीनों को कॉम्बैट करने के लिए। 9 इसके मेंबर हो गए, कौन कौन से याद होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, एंड जो 9वां मेंबर बना है वो है ईरान, ठीक है। ईरान इसका 9वां मेंबर बन गया है। तो 4 इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के, तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है। और 4 सेंट्रल एशियन कंट्री प्लस में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कितने हो गए, 4 4 8 प्लस में ईरान 9, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसमें से केवल तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, एससीओ का तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, ये याद रखते हो। बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्री है सारे मेंबर हैं, प्लस 4 कंट्रीज इंडिया वाले, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया, ईरान। 9 इसके डायलॉग पार्टनर है,
एंड एससीओ के साथ हमारा एसोसिएशन है वो हम 2017 में एससीओ के फुल मेंबर बने थे। 2017 में वादी अस्ताना समिट हुआ था, वहां से हम फुल मेंबर बने थे। इंडिया और पाकिस्तान को इंडक्ट किया गया था एससीओ में। एंड इंडिया की जो प्रेसिडेंसी हुई थी वहां पे हमने क्या है 5 नए पिलर इसमें ऐड किए हैं एससीओ में, और 5 नए जो पिलर ऐड किए गए हैं इंडिया की प्रेसिडेंसी में कौन कौन से हैं? स्टार्टअप से रिलेटेड नया पिलर ऐड किया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो ये 5 पिलर आप याद रख सकते हो। कौन कौन से? स्टार्टअप से रिलेटेड, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, डिजिटल इंक्लूजन से रिलेटेड, एजुकेशन नहीं है डिजिटल इंक्लूजन है, यूथ एम्पावरमेंट एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये 5 पिलर हमारी अध्यक्षता में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। एंड इसके अलावा 2 वर्किंग ग्रुप, 2 नए मैकेनिज्म भी बनाए गए हैं। तो स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ऑन स्टार्टअप इनोवेशन एंड एक्सपर्ट ग्रुप, एंड सेकंड इज ऑन दी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा 2022-23 के लिए एससीओ की पहली जो टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर की गई थी वाराणसी को, काशी को एससीओ की पहली फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया था 2022-23 में, ठीक है। नेक्स्ट इज अफ्रीकन यूनियन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन ने G20 को ज्वाइन कर लिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें 55 मेंबर्स हैं अफ्रीकन यूनियन में, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली ए कॉन्टिनेंटल यूनियन विद रेंज ऑफ गोल्स, बहुत सारे गोल हैं, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इट्स मेंबर स्टेट्स ब्रदरहुड, बहुत इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली दोनों के मेंबर को स्ट्रेंथन करने के लिए है। इसको 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इसका जो प्रीडेसर था वो था ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, यानी कि इससे जो पहले का ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, जो बना था 1963 में, और 1963 से लेकर 1999 तक ये काम किया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है। फिर 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है अफ्रीकन यूनियन को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? एडिस अबाबा इन इथियोपिया। तो याद रखना है कि एडिस अबाबा इन इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन G21 लास्ट हुआ, जो 21वां मेंबर ऐड हुआ है वो G20 में। नेक्स्ट इज नेटो समिट। नेटो का 2023 का समिट कहां पे हुआ था? 2023 का समिट है वो विलिनियस लिथुनिया में 2023 का समिट होता है, और वहां से क्या है? नेटो यूक्रेन काउंसिल एस्टेब्लिश की जाती है। नेटो यूक्रेन काउंसिल एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, नेटो समिट में। तो ये टू स्ट्रेंथन दी टाइज विद यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को मॉरली और जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है उसके लिए, रशिया के साथ वार में है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए नेटो यूक्रेन काउंसिल बनाई गई थी। एंड 31st जो मेंबर है, 31 मेंबर है नेटो में, 31वां मेंबर बन गया है फिनलैंड, ठीक है। नेटो +5 के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेटो +5 में कौन कौन से कंट्री है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। एंड नेटो वाज एस्टेब्लिश इन 1949। तो नेटो को 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय दी वाशिंगटन डिक्लेरेशन। नहीं 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी से ये बना था, वाशिंगटन ट्रीटी से, ठीक है। नेटो ट्रीटी और आल्सो कॉल्ड एज वाशिंगटन ट्रीटी, ठीक है। कंट्रीज में 31 मेंबर है। मेंबर इंक्लूड एशिया नहीं है, अमेरिका और यूरोप के मेंबर हैं इसमें, ठीक है। 31 मेंबर, ठीक है। एंड आर्टिकल 5 ऑफ द वाशिंगटन ट्रीटी क्या बोलता है? कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है, एक पे टेक सब पे टेक माना जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है नेटो का? ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। NATO's fundamental goal is to safeguard its allies' freedom and security for the political and military purpose. Next है BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. इसको लॉन्च किया गया था 1997 में बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। इट इज ए इकोनॉमिक ब्लॉक है दैट कम इन बीइंग इनटू 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इनिशियली इसके मेंबर थे बिस्ट इसके मेंबर थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। अभी इसमें कितने मेंबर है? 7 मेंबर है, ठीक है। तो ये एक मल्टी सेक्टरल, बहुत सारे सेक्टर्स में इसमें क्या है पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। टेक्निकल इसका नाम पता होना चाहिए, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ये बिम्स्टेक। थ्रो बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको बनाया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, बांग्लादेश में, ठीक है। सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बांग्लादेश। एंड बिम्स्टेक के अंदर मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे? मेंबर देखें तो ये मैप में दिए हुए हैं मेंबर्स के, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड।
5 मेंबर ये हो गए, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, उसके अलावा नेपाल एंड भूटान। ठीक है, तो ये 7 मेंबर इसके पार्ट हैं बिमस्टेक के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सीपीटीपीपी। सीपीटीपीपी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इनिशियली ट्रांस टीपीपी अनाउंस की गई थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। जब यूएस से विड्रॉ कर रहता है इससे, तो ये बन जाती है सीपीटीपीपी, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यानी कि जो पैसिफिक है उसके दोनों ओर की कंट्रीज है, उनके बीच में क्या है, ये एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें इनिशियली 12 कंट्री थे, यूएस ने विड्रॉ कर लिया तो 11 रह गए थे, फिर बाद में अभी इसने यूके ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें कितने कंट्री हो गए, 12 कंट्री अभी इसके मेंबर हैं। 12 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर उसका ऐड हुआ है यूके है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। इट्स अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दी 12 मेंबर। दिस 12 मेंबर इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। मेंबर्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम एंड यूके। ठीक है, यूके। तो ये इसके 12 मेंबर हो गए। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था एंड ये यूके बन गया है पहला यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन दिस सीपीटीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो यूरोपियन पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है बाय द यूरोपियन सिटीजन्स। यूरोपियन सिटीजन के द्वारा इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, so it is directly elected legislative body of the European Union and it represents the citizens of the EU member states के सिटीजन को रिप्रेजेंट करती है। The Parliament along with the Council of European Union, तो एक पार्लियामेंट होती है, यूरोपियन पार्लियामेंट इज देयर, देन देयर इज काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज, अडॉप्टिंग द बजट एंड ओवरसीइंग द यूज पॉलिसीज को ये देखती है और बनाती है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूरोपियन पार्लियामेंट का? हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन फ्रांस, स्ट्रासबर्ग इन फ्रांस। यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहां पे है? स्ट्रासबर्ग इन फ्रांस। परंतु ये 3 जगह काम करती है। ठीक है, तो इसकी 3 सीट्स हैं। कहां पे 3 जगह काम करती है? स्ट्रासबर्ग एक तो हो गया स्ट्रासबर्ग, दूसरा ब्रुसेल में भी काम करती है, ब्रुसेल इज लोकेटेड इन बेल्जियम, एंड थर्ड इज लक्समबर्ग। तो 3 जगह ये इसकी सीट है, स्ट्रासबर्ग, ब्रुसेल एंड लक्समबर्ग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? हेडक्वार्टर इज इन स्ट्रासबर्ग फ्रांस। ठीक है, एंड इसके जो मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसी तरह से क्या है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, 5 साल के लिए लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। एंड इनका जो मेंबर होता है हर कंट्री का पॉपुलेशन के आधार पे फिक्स होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली रफली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। ठीक है, रफली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के। एंड किसी भी देश के कम से कम 6 होंगे और मैक्सिमम कितने हैं? 96 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन हो सकते हैं। कितने? कम से कम 6 और मैक्सिमम कितने? 96। ठीक है, मैक्सिमम इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट में कितने मेंबर हो सकते हैं? 705। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1980, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है यूएन क्लॉज के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। यूएन क्लॉज कब आया था? 1982 में आया था। यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, उसी के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द फुल फोर्स ऑफ, जब ये यूएन क्लॉज कब फोर्स में आया था, या आप मेरे को बताओगे कब फोर्स में आया था यूएन क्लॉज। ठीक है, तो इट बिकम फुली ऑपरेशनल। जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो फुली ऑपरेशनल बन जाती है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन किंगस्टन इन जमैका। किंगस्टन इन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंस and regulating the activities of the members in exploration and exploitation of the mineral resources and also work for the conservation of the marine resources. It ensures the activities are carried out in such a manner that they protect the environment. ठीक है, marine environment को protect करे. It regulates the deep sea mining. तो ये ग्रांट भी देती है। तो भारत को एक 75,000 का जो एरिया है वो इंडियन ओशन में दिया हुआ है मेटालिक न्यूड्यूल्स को निकालने के लिए। ठीक है, माइनिंग करने के लिए। तो डीप सी माइनिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स डीप सी माइनिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग द मिनरल्स डिपॉजिट एंड मेटल फ्रॉम द ओशन सी बेड से निकालने को बोलते हैं। इसमें पॉलीमेटालिक नेड्यूल को निकाल सकते हैं, सल्फाइड डिपॉजिट होते हैं और कोबाल्ट क्रस्ट होती है, रॉक से इन तीनों की माइनिंग की जाती है। पॉलीमेटालिक मेड्यूल्स, सल्फाइड डिपॉजिट एंड
कोबाल्ट क्रस्ट तीनों की इसकी माइनिंग की जाती है। इंटरनेशनल सीबेड क्या होता है? सीबेड इज रेफर टू द सीबेड ओशन फ्लोर को कहते हैं, ठीक है। इट अकाउंट फॉर 54% ऑफ द टोटल ओशन फ्लोर को अकाउंट करता है। यूएन क्लॉज रिकॉग्नाइजेस दिस रिसोर्सेज एज बिलोंगिंग टू द कॉमन ह्यूमन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हाई सीज में ग्लोबल कॉमन्स होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं? यूएन हाई सीज ट्रीटी को डिस्कस कर चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिछले लेक्चर में यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, मेकॉन्ग रिवर है वो चाइना से होती हुई किधर जाती है? एशियन कंट्रीज में फ्लो करती है, ठीक है। और गंगा है वो भी क्या है? इधर से हिमालय से होती हुई इधर से फ्लो करती है। तो ये दो रिवर्स के बीच में क्या है? कॉर्पोरेशन। जो रिवर के बीच गंगा और मेकॉन्ग के जो रिवर है उनका जो सिविलाइजेशन है उनके बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में क्या है? कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन है बात लॉन्च है 2000 में लॉन्च किया गया था, 2000 में एट लाओ पीडीआर। तो वियंटान ने इन लाओ पीडीआर में इसको लॉन्च किया गया था 2000 में। एक मिनट, ठीक है। इसको 2000 में इसको लॉन्च किया गया था लाओ पीडीआर में, ठीक है। मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। बोथ द गंगा एंड मेकॉन्ग आर द सिविलाइजेशन रिवर एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट द क्लोजर कॉन्टैक्ट अमंग द पीपल इनहैबिटिंग दीज टू मेजर रिवर बेसिन, ठीक है। इसकी मीटिंग होती है हर साल, एवरी ईयर होती है। और इंडिया और वन ऑफ द को-चेयर होता है, वन ऑफ द 5 कंट्रीज का को-चेयर होता है। तो इसमें कितने मेंबर हैं? मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन में 6 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया एंड CLMTV कंट्रीज हैं, वो इसके पार्टनर्स हैं। CLMTV में कौन कौन से आ जाएंगे? कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। कौन कौन से? कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम है, प्लस इंडिया। तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कब एस्टेब्लिश किया? 2000 में। कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया एंड CLMTV कंट्रीज इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट इज 15वां ब्रिक्स समिट। तो 15th ब्रिक्स समिट हुआ था अभी रिसेंटली। कहां पे हुआ था? जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका में ये समिट होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है? जोहान्सबर्ग सेकंड डिक्लेरेशन साइन की जाती है, जोहान्सबर्ग सेकंड डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड यहां पे क्या है? 6 नए मेंबर्स को एडमिट किया जाता है, परंतु अर्जेंटीना है वो इनकार कर देता है। अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें 5 नए मेंबर ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? ब्रिक्स के 5 नए मेंबर याद होने चाहिए। ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड इथियोपिया, ठीक है। कौन कौन से? ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड इथियोपिया। एंड ईरान को किसमें? एससीओ में भी ऐड किया गया है और ब्रिक्स में भी ऐड कर लिया गया है। ईरान को दोनों में इंक्लूड कर लिया गया है, एससीओ एज वेल एज ब्रिक्स, ठीक है। और ब्रिक्स में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो अभी कितने? 5 मेंबर है, तो प्लस 5 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है, ब्रिक्स में। कौन कौन से मेंबर? फिर से याद बोल रहा हूं, याद होने चाहिए मेंबर। ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड इथियोपिया, ठीक है। तो इससे क्या है? ये ग्लोबल, ट्रूली क्या है? ग्लोबल साउथ की इमेज आवाज है, वॉइस बन के उभरेगा ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में हम देखें तो ब्रिक्स के अंदर 5 मेजर इकोनॉमीज आती हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इट अकाउंट फॉर 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी एंड 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। जो ब्रिक्स है वो 5 कंट्री अकाउंट करते हैं, ठीक है। एंड अभी 5 ऐड हो जाने के बाद में ये डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2001 में ये टर्म दी गई थी। जिम ओनील, गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने ये टर्म दी थी ब्रिक, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना कि ये आगे वाले टाइम में ये कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। 2006 में फिर समिट होता है। फिर 2009 में पहला जो ब्रिक्स समिट होता है, पहला ब्रिक्स समिट होता था वो रशिया में हुआ था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन जाता है। फिर 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक लॉन्च किया जाता है 2015 में, ठीक है। किसके द्वारा? इसी के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा। तो 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ब्रिक्स बैंक लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है, कॉन्टिजेंट रिजर्व है, वो भी इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ब्रिक्स बैंक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल समिट, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। कहां पे हुआ था? ये हुआ था
गांधीनगर गुजरात में हुआ था और वहां से गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन की जाती है। डब्ल्यूएचओ का ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड समिट हुआ था। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद, आपको पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में कौन सी आ जाएगी? योगा, आयुर्वेदा, यूनानी पैथी आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हम क्या है, डब्ल्यूएचओ एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रहा है। कहां पे बना रहा है? जामनगर गुजरात में। ठीक है, तो ये ऐसा पहला कोई सेंटर होगा जो कि ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो जामनगर गुजरात में काम करेगा। ठीक है, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट जामनगर इन गुजरात। उसमें क्या काम क्या होगा इसका काम क्या होगा? इसमें जो रिसर्च है वो उसको बढ़ावा देगा। उसके अलावा ये रिसर्च को बढ़ावा देगा, पेपर्स वगैरह डेवलप करेगा। इसका जो काम दिया हुआ है, डेटाबेस बनाएगा ये ट्रेडिशनल नॉलेज का। इसके अलावा प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां पे दूसरे कंट्रीज हैं वो एक्सचेंज कर सके आइडिया, रिसर्च को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये सारे इसके काम होंगे नॉर्मल से। ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, इंडिया चाइना इसको काम करते हैं। आयुर्वेदा, यूनानी, सीधा, फॉल का ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट में नेशनल आयुष हेल्थ मिशन भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज जेद्दा पीस समिट। जेद्दा पीस समिट ऑन रशिया यूक्रेन वार पे एक समिट हुआ था। कहां पे? जेद्दा। जेद्दा इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में होस्ट किया गया था, सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया था जेद्दा पीस समिट। ठीक है, ऑन रशिया और यूक्रेन का वार बंद कराना चाहता था सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इसलिए होस्ट किया गया था और उसने इनवाइट किया था यूएसए एंड सम यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड ब्राजील समिट में इनवाइट किए गए थे। जेद्दा पीस समिट इज रिलेटेड विद रशिया यूक्रेन वार से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें उसको पीसफुल रिजोल्व करने के लिए तो ये सऊदी अरेबिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। और यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या है, जेलेंस्की ने 10 पॉइंट पीस प्लान दिया था। उसके अलावा चाइना ने 12 पॉइंट पीस प्लान दिया था। यहाँ पे 12 पॉइंट प्लान चाइना ने दिया था युद्ध को बंद करने के लिए, और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसने 10 पॉइंट पीस प्लान दिया था। ठीक है, तो ये था। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। एक लेक्चर और आएगा इससे रिलेटेड। थैंक यू एवरीबॉडी।